हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो कि है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसको कवर करेंगे और देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है, वो करंट इलेक्ट्रिसिटी से कैसे रिलेटेड है और थोड़ी फील ले सकें कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्चुअल में होती क्या है। हमें कैसे मालूम चलेगा कि हाँ, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन है। तो पहले तो सीधी सी डेफिनेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है इसमें। तो it is the average velocity gained by the free electrons of a conductor under the effect of external electric field। ये वो एवरेज वेलोसिटी है जो कि इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। कब करते हैं? वो कंडक्टर में जब होते हैं और जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है। तो फिलहाल मेरे पास कंडक्टर के तौर पे मैंने एग्जाम्पल के लिए एक वायर का पीस लिया है, जिसको मैंने जूम्ड वर्जन में दिखाया। एक वायर होता है ना, सिलेंड्रिकल होता है। इस वायर के पीस के अंदर मैंने बेसिकली क्या दिखाया है? वायर जो है एक कंडक्टर होता है, इतनी बात ठीक है। लेकिन इस वायर में या फिर इस कंडक्टर में अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई सर्किट नहीं लगाया है, हम सिंपल वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का कुछ जो मूवमेंट है उसको नोटिस करें तो वो कुछ ऐसा होता है जैसे कि मैंने दिखाया। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रैंडमली इधर उधर मूव कर रहे होते हैं, कोई किसी डायरेक्शन में तो कोई किसी डायरेक्शन में। फॉर सपोज करो ऐसी सिचुएशन कि एक क्लास में जब तक रिसेस ओवर होने के बाद टीचर क्लास में नहीं होता है तो बच्चे कैसे इधर उधर क्लास में घूम रहे होते हैं, कोई डायरेक्शन लेस, कोई इधर घूम रहा है कोई उधर घूम रहा है। ऐसी इलेक्ट्रॉन्स को कुछ नहीं मालूम होता किधर घूमना, बस घूम रहे हैं अपनी क्लास में, कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास। और जैसे ही कोई टीचर आता है तो क्या होता है, बच्चे फटाफट से अपनी सीट पे चले जाते हैं, है ना। एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन ले लेते हैं, मतलब उनकी सीट की तरफ, ठीक है ना, जहां वो बैठे होते हैं। उसके बाद पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है क्लास में और चलता वैसा ही है जैसा टीचर चाहता है। तो इन दिस केस लेट अस कंसीडर अ कंडक्टर, ठीक है, इन विच अ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर हैं। उसके बाद हमने क्या देखना है कि इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहूं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहूं, जब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया है तब जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे मूव इन अ रैंडम डायरेक्शन विद अ वेरी वेरी हाई वेलोसिटी, ठीक है। और वो वेलोसिटी क्या हो सकती है, सपोज करो नियरली वो 10⁵ मीटर पर सेकेंड के बराबर भी हो सकती है। बहुत हाई वेलोसिटी के साथ वो घूम रहे होते हैं। तो इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ, सिंस वो इतनी हाई स्पीड से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में घूम रहे होते हैं, तो उनका उस टाइम पे जो एवरेज वेलोसिटी होता है सभी इलेक्ट्रॉन्स का मिला जुला के वो होता है जीरो। क्यों होता है जीरो? इसके लिए एक और बहुत अच्छा सा पॉइंट है जिससे कि आप समझ सकते हो कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन जीरो क्यों होता है इस टाइम पे। अगर इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शंस में, कुछ डायरेक्शन में मूव करने चालू हो जाएंगे तो फिर आप कहोगे इस कंडक्टर में या फिर इस वायर में करंट फ्लो करना चाहिए, पर विदाउट अप्लाइंग एनी पोटेंशियल डिफरेंस। जब तक हम इस वायर को किसी सर्किट से या कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं देते, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाते, तब तक करंट फ्लो कैसे करेगा। इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बेसिकली इनिशियली जो है मूवमेंट तो कर रहे होते हैं, बट बात अलग है कि वो हर डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे होते हैं, जिससे कि एवरेज वेलोसिटी जो है वो जीरो हो जाता है। आई होप सबको इतना क्लियर हुआ है। तो इसके लिए मैं एवरेज वेलोसिटी का एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिख रही हूं। एवरेज वेलोसिटी जो होगी, सपोज करो एवरेज वेलोसिटी को मैंने यू से लिखा है, सिंस वेलोसिटी है तो वेक्टर है एक, ठीक है, और u से लिखा है। और इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स की जो वेलोसिटी है, सपोज ये इलेक्ट्रॉन एक है, पहला इलेक्ट्रॉन तो इसकी u1 है, दूसरे की u2 है, तीसरे की u3 है, और अप टू सो ऑन। एज्यूम करो कि यहाँ पे n इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, तो nth इलेक्ट्रॉन की जो एवरेज जो इनिशियल वेलोसिटी होगी उस टाइम पे वो un है। तो u जो होगा, मतलब कि एवरेज वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, u1 सबकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज प्लस u2 प्लस u3 अप टू सो ऑन un। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डालने वाली हूं मैं,
इक्वल्स टू जीरो आएगा। अभी मैंने बताया कि वो क्यों आएगा, क्योंकि उनका जो मूवमेंट होता है, जो रैंडम डायरेक्शन में जो मूवमेंट होता है वो हर एक डायरेक्शन में होता है, इसलिए उनका एवरेज वेलोसिटी जीरो होता है। और अगर मैं फॉर्मूला के तौर पे देखूं, उनकी सबकी इनिशियल वेलोसिटीज अगर मैं u1, u2, u3 अप टू un रिस्पेक्टिवली मान के चलूं, तो उनका एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होने वाला है, और जो कि जीरो के बराबर है। पर बात ये है कि यहाँ पे पॉइंट ये नहीं है कि इनकी एवरेज वेलोसिटी इनिशियली कितनी है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सीधी सी डेफिनेशन अभी हम पढ़ के आए हैं कि ये वो एवरेज वेलोसिटी है तो ये भी एक एवरेज वेलोसिटी जैसे कि अभी हमने निकाली है, पर ये वो एवरेज वेलोसिटी है उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जब उनको कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाएगा। उस टाइम पर उनकी एवरेज जो वेलोसिटी होगी वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। अब क्या किया जाए, सिंस हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालनी है तो इसीलिए हमें इस कंडक्टर के थ्रू, मतलब ये जो वायर का पोर्शन है इसके थ्रू एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैटरी लगानी पड़ेगी। बैटरी होगी तो वो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करेगी, और हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो आपस में रिलेटेड होते हैं। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, बैटरी लगाने वाले हैं अक्रॉस दिस वायर। तो मैंने क्या किया है, इस वायर के पीस को मैंने एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया है। आप सपोज कर सकते हो कि वैसे तो ये सेम ही वायर है और ये जो पोर्शन दिखाया है वो जूम्ड वर्जन है उस वायर का ही, ठीक है। तो मैंने क्या किया, बैटरी लगा दी, और बैटरी का क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और हमें पता है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दे आर इंटरकनेक्टेड, जैसे कि हम पढ़ के भी आए हैं। जो ई होता है वो v/d होता है। तो फिलहाल के लिए मैं ये भी कह सकती हूँ कि मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव है, सपोज करो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी बनाई है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव जाएंगे, सिंस वो नेगेटिव टर्मिनल से रिपेल होने वाले हैं और पॉजिटिव से अट्रैक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हमेशा दूसरी डायरेक्शन में जाने वाले हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन होगी। तो अब क्या बताएं कि जो फोर्स है एक्सपीरियंस करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन्स का, अभी हमें वो निकालना है। और वो फोर्स किसके बराबर होगा, F जो होगा किसी भी चीज पे, हम पढ़ के आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो होता है Q टाइम्स E, मतलब कि चार्ज इंटू में इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस केस में अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स को देखूं तो यहाँ पे चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, और साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड माने E हो गया, जो कि मैंने अप्लाई किया है। सिंस मैंने इसमें सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड की बात की है, देखो मैंने कोई वेक्टर डायरेक्शन नहीं लगाया। और वैसे तो जो फोर्स है, अगर मैं वेक्टर डायरेक्शन लगाऊं तो यहाँ एक नेगेटिव आने वाला है, क्योंकि जो फोर्स इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है वो कुछ इस डायरेक्शन में लग रहा है ना, नेगेटिव से पॉजिटिव। लेकिन जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव है। तो जब भी मैं अगर फोर्स के ऊपर वेक्टर साइन डालूंगी तो यहाँ पे ई के ऊपर वेक्टर साइन डालूंगी तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, उनकी डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मैंने मैग्नीट्यूड की बात की है, इसलिए फोर्स जो है इक्वल्स टू ई टाइम्स ई, कैपिटल ई। तो अब मैं फोर्स को क्या लिख सकती हूँ, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू ई टाइम ई। और माइंड इट, ये जो मास और एक्सेलरेशन है वो इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, क्योंकि हम इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकाल रहे हैं। या फिर मैं यहाँ से ये भी कह सकती हूँ, जो एक्सेलरेशन का यहाँ से डेरिवेशन है, ए जो आएगा वो ई टाइम्स ई अपॉन में एम आएगा। तो इसको मैंने मान लिया इक्वेशन 1। और अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया, जो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है ये इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है, जो कि इसको फोर्स लगाने पर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। हम उस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ई जो है चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड है कैपिटल ई, और जो एम है वो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है। तो उसके बाद हमें क्या निकालना है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया, अब हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो डेफिनेशन है वो यही तो कहती थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद बताओ कि फिर क्या एवरेज वेलोसिटी होगी जो इलेक्ट्रॉन्स की, वो क्या होगी। तो अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन आया हो तो मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, कि हम यहाँ पे बार बार एवरेज वेलोसिटी की जो बात है वो बार बार एवरेज वेलोसिटी की ही क्यों कर रहे हैं। हम सिंपल वेलोसिटी की भी बात कर सकते हैं, हम यूं कि कह रहे हैं कि हमें एवरेज वेलोसिटी ही निकालनी है। बेसिकली होता क्या है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा भी देते हैं, जैसे कि मैंने क्लास में बच्चों के बैठे का एग्जाम्पल दिया था, उसके बाद क्या हुआ, जैसे कि टीचर की एंट्री हुई तभी भी बच्चे कंफ्यूज होके एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे में घुस रहे हैं, कोई कहीं घुस रहा है कोई कहीं घुस रहा है। फिर क्या होता है इलेक्ट्रॉन के केस में भी और रैंडम मूवमेंट के केस में, वो अभी भी एक दूसरे से कोलाइड करते रहते हैं।
कोलाइड करते हैं, थोड़ा चलते हैं इस डायरेक्शन में, जो कि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉन वैसे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, तो वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए भी इलेक्ट्रॉन्स के साथ आपस में कोलाइड करते चलते हैं, है ना। और जो कंडक्टर है उसके साथ भी कोलाइड करते चलते हैं, तो वो रुकते हैं, फिर थोड़ा इस डायरेक्शन में चलते हैं, फिर रुकते हैं, फिर थोड़ा इस डायरेक्शन में चलते हैं। तो रुकने चलने से हमें ये नहीं पता चलता कि उनकी एक्चुअल वेलोसिटी है क्या, इसीलिए हम निकालते हैं उनकी एवरेज वेलोसिटी। तो इसमें मैंने क्या किया है, अब मैं निकालने वाली हूं एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सब इलेक्ट्रॉन्स की, जब अप्लाई कर दिया आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, उसके बाद एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, हम वीडी से पढ़ के आए हैं। उसी एवरेज वेलोसिटी को हम वीडी बोलते हैं, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी के नाम से हम उसको जानते हैं। तो वो क्या होगी, अगर मैं सपोज कर लूं कि v1 जो वेलोसिटी है वो एक इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है आफ्टर अप्लाइंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले तो u1 थी, वो इनिशियल वेलोसिटी थी जब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया तो अब क्या वेलोसिटी होगी, और वो वेलोसिटी तब तक गिनी जाएगी जब तक वो किसी दूसरी, अगर ये इलेक्ट्रॉन है तो जब तक वो किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड नहीं करता, कोलिजन से पहले तक की वेलोसिटी जो मैंने मानी है वो है v1। उसके बाद जो दूसरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो है v2, और सो ऑन अप टू करते करते vn, nth इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। और सिंस है तो ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, तो अपॉन में क्या डालने वाली हूँ, n। अब हम इक्वेशंस ऑफ मोशन में पढ़ के आए हैं, जो v का फॉर्मूला होता है, v जो होता है वो u प्लस at होता है। अब अगर मैं इस इक्वेशन में अप्लाई कर दूं, इक्वेशन नंबर 1 में अप्लाई कर दूं, तो इसके साथ क्या होने वाला है, बेसिकली v जो है उनकी फाइनल वेलोसिटी मानी जाएगी यहाँ पे, जो कि आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। और जो u है वो उनकी इनिशियल वेलोसिटी जो बिफोर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या है, जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तब उनकी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस क्या हुई और कितने टाइम इंटरवल में हुई। तो ये सब है v इक्वल्स टू यू प्लस at के बारे में। तो मैं फॉर्मूला में सिर्फ पुट कर दे रही हूँ एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। तो v1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, u1 मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से पहले थी, प्लस में at1। और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस है वो ईच इलेक्ट्रॉन की सेम होने वाली है। तो मैंने यहाँ पे a1 a2 की बात नहीं की, और माइंडेड यहाँ बहुत गलती होती है, a1 a2 सपोज नहीं करके चलना है, जो एक्सेलरेशन है वो सबकी सेम है। और प्लस में v2 का डालेंगे अगर मैंने, तो इसके लिए मैंने u2 प्लस at2 किया है, और अप टू un प्लस atn, और अपॉन में क्या है n, जो कि हमारा ऊपर से चलता आ रहा है। तो जब डेरिवेशन करना है तो ध्यान रखना कोई चीज़ स्किप ना कर दो, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स आ रहे हैं, तो नीचे n स्किप ना हो जाए जल्दी से। तो इसके बाद मैंने क्या करना है, u1 u2 अप टू un वाली जो टर्म्स हैं एडिशन में, उनको अलग कर लो डिनोमिनेटर के साथ। जैसे कि मैं ये कहना चाह रही हूँ u1 प्लस u2, है ना, ये सब मैंने अलग कर लिए अप टू un अपॉन में n। और ऐसे ही यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन वाली जो टर्म है at1 at2 अप टू atn तक टर्म्स को अलग कर लिया है। उसके लिए मैंने क्या करना है, a कॉमन निकालना है, क्योंकि a तो सिंस सब में सेम ही रहेगा, सबका एक्सेलरेशन तो सेम ही रहेगा ना। तो वो t1 प्लस t2 सो ऑन अप टू tn अपॉन में n। और यहाँ पे ये फॉर्मूला चल रहा है vd का। तो अभी हम फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन था उससे पढ़ के आए, जो इनिशियल एवरेज वेलोसिटी है, सिंस वो रैंडम मूवमेंट होती है उनकी जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं किया होता, तो वो एवरेज वेलोसिटी इनिशियल जो है वो इनिशियली 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि वो हर एक डायरेक्शन में रैंडमली मूव कर रहे होते हैं। तो इसीलिए जो नेट डायरेक्शन है, नेट वेलोसिटी है, वो 0 हो जाता है। तो यहाँ 0 प्लस में और a एज इट इज हो गया। और अब ध्यान देते हैं इस टर्म के ऊपर, ये क्या है, बेसिकली टाइम इंटरवल्स का एवरेज ही तो है ना। जो t1 है, मैंने पहले भी बताया कि इस t1 को हम क्या मान के चल रहे हैं, ये है टाइम t1 बिफोर सफरिंग नेक्स्ट कोलिजन। मतलब अगर मैं पहले इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो एक इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन आया, एक इलेक्ट्रॉन में कितना एक्सेलरेशन आया, कितना उसने मूव किया, जब तक वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, कोलाइड नहीं करता, तब तक का टाइम इंटरवल मैंने t1 माना है।
ऐसी ये Tn तक टर्म्स मानी थी और इन सब का एवरेज किया हुआ है। तो मैं इस पूरी टर्म को एक टर्म में कंबाइन कर रही हूँ, एक टर्म में डाल दे रही हूँ जो कि है टाउ, और इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। और बेसिकली इसको अगर डिफाइन करना हो तो मैं ये भी बताती हूँ। तो इसको हम कैसे डिफाइन करने वाले हैं, ये एक एवरेज टाइम इंटरवल है ना, है तो टाइम का इंटरवल, ये तो समझ में आ रहा है एवरेज टाइम इंटरवल है, क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए टाइम इंटरवल था जब तक वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से नहीं टकराता, ये दूसरे के लिए, और अप टू Tn के लिए था। तो है तो ये टाइम इंटरवल एवरेज है, और इसका अपॉन में एन डाला है तो इट मीन्स ये एवरेज भी है। तो ये बेसिकली टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एवरेज टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन। जैसे मैंने बताया, बिटवीन दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो भी टाइम इंटरवल होगा उसका एवरेज है ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। किसका, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव करे ना, तो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द पॉजिटिव आयंस या फिर अदर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द कंडक्टर। तो ये थी रिलैक्सेशन टाइम की छोटी सी डेफिनेशन जो पता होनी चाहिए, तुम्हें फील आनी चाहिए कि ये टाउ है क्या चीज़। तो मैं बता देती हूँ, मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ। ये रिलैक्सेशन टाइम होता है और इसको हम बेसिकली डिफाइन ऐसे करते हैं, ये एक एवरेज टाइम इंटरवल है। एवरेज से तो समझ में आ रहा होगा ना, अपॉन एन डाला है तो ये एवरेज टाइम इंटरवल है। और किसका है, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, जब तक एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से कोलाइड नहीं करता तब तक का टाइम इंटरवल का एवरेज लिया, और इसी को हम टो बोलते हैं। और कुछ लंबी चौड़ी बात नहीं है और कुछ समझने वाला भी नहीं है इसमें। तो Vd का जो फॉर्मूला है वो A टाइम्स टो आ गया है, और यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से जो मैंने A की वैल्यू निकाली थी वो मैं पुट कर दे रही हूँ इसमें। Vd जो होगा वो E अपॉन M टाइम्स टो हो जाएगा, और इसको मैं दूसरी टर्म्स में भी चेंज कर सकती हूँ। वैसे तो Vd का मेरे पास एक्सप्रेशन आ गया है एक फाइनल, जो मुझे निकालना था। Vd क्या थी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी या फिर एवरेज वेलोसिटी थी, जो कि इलेक्ट्रॉन जो एक्वायर करेंगे कब करेंगे, जब उनके ऊपर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया जाएगा, तब उनका बिहेवियर कैसा होगा, उस टाइम पे हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो E है, स्मॉल ई, वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा, जो टो है वो रिलैक्सेशन टाइम का वैल्यू होगा, जो कि हमें अगर क्वेश्चन आया हुआ है तो जनरली हमें गिवन होता है, और M जो है वो मास ऑन द इलेक्ट्रॉन है। तो ये सब करने के बाद अगर मैं इसको दूसरी टर्म्स में लिखूं, जैसे कि मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, E टाइम्स, E का फॉर्मूला क्या है अभी हम पढ़ के आए, अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तो V से वो कैसे रिलेटेड है। सपोज कर लो कि ये जो कंडक्टर है, ये जो कंडक्टर मैंने माना है इसकी लेंथ L है ना, तो जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है वो इस L लेंथ के लिए अगर अप्लाई किया है तो जो E का फॉर्मूला होगा वो V अपॉन L होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में डिस्टेंस। जैसे कि हम पढ़ के आए हैं, E जो होता है वो dV बाई dr, मतलब कि ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और R क्या होता है, डिस्टेंस होता है। इस कंडक्टर के लिए जो लेंथ है इसकी वो है L, मतलब कि कितने लेंथ के लिए मैंने इस पोटेंशियल डिफरेंस को अप्लाई किया, तो वो है L। तो मैं सिर्फ यहाँ पे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू डाल रही हूँ, इसको मैं V बाई L लिख रही हूँ, M टाइम्स और टो एज इट इज। तो एक और फॉर्म है इसकी। तो मुझे इससे एक और चीज़ पता चलती है, जो Vd होती है, मतलब कि जो एवरेज वेलोसिटी होगी आफ्टर अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन्स की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगी। और V क्या है यहाँ पे, कंफ्यूज नहीं होना, ये जो V है बेसिकली यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस है, ना कि वेलोसिटी है। कैपिटल V और स्मॉल v में डिस्टिंक्शन जो है रखना है हमेशा। तो जो Vd है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा अक्रॉस द बैटरी, मतलब कि अक्रॉस दिस कंडक्टर, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि जितनी तगड़ी बैटरी होगी, लेमन लैंग्वेज में जैसे तुम्हें फील आए कि जितनी तगड़ी बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उतनी ही ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, मतलब उतनी ही ज़्यादा उनकी एवरेज ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी या फिर उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी। तो ये तो थी कि Vd जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है, या फिर Vd जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L है, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। मतलब जितनी ज़्यादा लेंथ ऑफ कंडक्टर उतनी ही कम ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जितनी कम लेंथ उतनी ज़्यादा ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ये था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। तो नेक्स्ट लेक्चर हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट।